दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक जो कर रहे हैं यह पर्यावरण का टॉपिक है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोसिस्टम का यह टॉपिक हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक ना। तो दोस्तों, इसमें जो पर्यावरण का टॉपिक है यह यूपी टेट के लिए भी आता है और सुपर टेट के लिए भी आता है। तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा अंत तक देखिए और इस टॉपिक से 2 नंबर जरूर आते हैं। ठीक ना, 2 नंबर इस टॉपिक से जरूर आते हैं। तो इसमें से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा पूरा इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको हम पूरा पढ़ते हैं। ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस जो नोट्स हम बनाए हैं यह हैंड राइटिंग नोट्स है और इसमें हम वन लाइनर के रूप में यह नोट्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक ना, इकोसिस्टम कहते हैं। जो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसलेट ने किया था। कब किया था? तो 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द प्रयोग एजी टांसलेट ने किया था और दिया था। और पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जिसे संक्षिप्त रूप में हम पारितंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र भी कहते हैं, जो कि संक्षिप्त रूप में। तो आप लोग इसको याद रखें, पारिस्थितिकी तंत्र को हम संक्षेप रूप में पारितंत्र भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी जीव की प्राकृतिक वातावरण और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। तो आप लोग जान पा रहे होंगे कि किसी जीव की प्राकृतिक वातावरण और उसकी कार्यात्मक इकाई का वैज्ञानिक जो अध्ययन किया जाता है वह पारितंत्र कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैविक एवं अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारितंत्र कहलाता है। तो जैविक एवं अजैविक के मध्य अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो पारितंत्र कहलाता है, यह दूसरे शब्दों में। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। पारितंत्र के प्रकार, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके कितने 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक होता है और मानव निर्मित जो होते हैं पारितंत्र होते हैं, यह 2 होते हैं। ठीक ना, जो प्राकृतिक द्वारा जो बना है और जो मानव निर्मित जो बना है। ठीक, चलिए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, पहले प्राकृतिक पारितंत्र है। तो प्राकृतिक पारितंत्र में क्या क्या आता है? तो देखिए, इसमें भी 2 आता है, जिसमें एक हम लोग एक एक करते हैं। पहले पढ़ते हैं सौर किरण पर आश्रित जो पारितंत्र है। सौर किरण पर पारितंत्र जो आश्रित है, जैसे समुद्र है, नदियां हैं, वन है, घास के मैदान है, यह प्राकृतिक पारितंत्र है और जो कि सौर किरणों पर आश्रित होते हैं। ठीक ना। जब सौर किरण से जब नदियों में, वनों में, घासों के उसके सौर किरण के पे जो जीव जंतु होते हैं उसमें आश्रित होते हैं, उससे कुछ फायदा होता है। सौर किरण से जंतुओं को फायदा होता है, इसलिए उस पर आधारित होते हैं। ठीक ना। चलिए अब देखिए, एक वैकल्पिक ऊर्जा जो होती है, वैकल्पिक ऊर्जा पर आधारित जो होते हैं, जैसे ज्वार भाटा, ज्वार नदमुख, वर्षा वन, वर्षा, यह क्या है? वैकल्पिक वर्षा है। ठीक ना, जो कि यह प्राकृतिक पारितंत्र का यह पर आश्रित हैं, जो कि वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित होते हैं, यह सब। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि यह पारितंत्र प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानव निर्मित पारितंत्र क्या होते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र सौर किरण पर आश्रित, जैसे तालाब होते हैं, खेत होता है, यह मानव निर्मित पारितंत्र है और जो कि सौर किरण पर आश्रित होते हैं। जैसे तालाब हुआ, यह सौर किरण पर आश्रित है। खेत हुआ, यह जब सूर्य नहीं होगा तो उसमें खेती नहीं होगी, जब सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो क्या पेड़ पौधे अच्छे से नहीं बढ़ेंगे। तो यह सौर किरण पर आश्रित होते हैं। ठीक, यह मानव निर्मित होता है। और जीवाश्म ईंधन पर आश्रित जो होता है वह शहरी पारितंत्र होता है, ग्रामीण पारितंत्र होता है। यह जीवाश्म ईंधन पर आश्रित होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे जीवाश्म में बहुत से जीवाश्म होते हैं जो कि शहरी पारितंत्र, ग्रामीण पारितंत्र पर आश्रित होते हैं। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं।
अब पारितंत्र के घटक होते हैं कितने? पारितंत्र के 2 घटक है। कौन कौन? जैविक, अजैविक। तो पारितंत्र के 2 घटक हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन कौन? जैविक, अजैविक। तो पहले हम जैविक पढ़ते हैं। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, अपघटक होता है। तो यह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं ये तीनों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, यह जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसको एक एक करके पढ़ते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जैसे इसमें उत्पादक हो गया। पारितंत्र में उत्पादक वर्ग से तात्पर्य वनस्पति जगत से होता है, अर्थात इसमें तात्पर्य पौधों से होता है। जो उत्पादक होते हैं वह पौधे होते हैं, वनस्पति होती हैं, उससे यह उत्पादक होते हैं। ठीक ना, जो कि यह पारितंत्र अपने स्वयं भोजन बनाते हैं। ठीक, चलिए देखिए। पारितंत्र के उत्पादक वर्ग को प्रकृति का प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। जो पारितंत्र हैं वह उत्पादक के क्या है? उत्पादक वर्ग को प्रकृति का प्रथम पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और वनस्पति जगत जो होता है ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यह जो वनस्पति जगत है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, मृदा से खनिज तथा जल प्राप्त करते हैं, करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यह क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, यह उत्पादक होते हैं। ठीक ना, उत्पादक। और इसको पढ़ते हैं। इसी कारण इन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। कौन सा जो जीव कहा जाता है? स्वपोषी, जो अपने से खुद भोजन बनाते हैं, यह स्वपोषी जीव होते हैं। ठीक, पारितंत्र के उत्पादक वर्ग को प्रकृति का प्रथम पोषण निर्माण कर्ता कहा जाता है। तो पारितंत्र के उत्पादक को क्या कहा जाता है? उत्पादक वर्ग को प्रकृति का प्रथम पोषण निर्माण कर्ता कहा जाता है। तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? यह इसमें जो होगा पोषण निर्माणकर्ता कहा जाता है उत्पादक को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अब इसके आगे हम लोग उपभोक्ता के बारे में पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो यह उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखना जरूरी है। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता आ जाते हैं, जैसे बकरी हुआ, हिरण हुआ, गाय हुआ इत्यादि। यह सब किस में आते हैं? यह प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता में सब आते हैं। कौन कौन? शेर हुआ, जो कि मांसाहारी होते हैं। ठीक, तेंदुआ हुआ और बहुत से लोमड़ी हुआ। यह बहुत से जो जानवर हैं यह मांसाहारी में आ जाते हैं, जो कि सिर्फ मांस पर ही डिपेंड रहते हैं, यह मांसाहारी कहलाते हैं। और जो सर्वाहारी होता है, यह सब कुछ खाता है, मांस लेके वनस्पति जगत तक सब कुछ खाता है। यह तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। जैसे मानव हुआ, मानव क्या है? सब सर्वाहारी है। कुत्ता हुआ, कौवा हुआ इत्यादि, यह सब किस में आते हैं? सर्वाहारी में आता है, जो कि उपभोक्ता के यह तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक ना, मनुष्य, कुत्ता, कौवा यह क्या होते हैं? तृतीय उपभोक्ता होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कौन कौन होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। पहले प्राथमिक उपभोक्ता पढ़ते हैं। ये हमारे पारितंत्र के वे घटक हैं जो भोजन के रूप में पौधों या इसके किसी भाग को ग्रहण करते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो पारितंत्र के घटक होते हैं, भोजन के रूप में पौधों के किसी भी भाग को हम लोग मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह ग्रहण करता है, तो वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ये प्रकृति के प्रथम पोषण प्राप्तकर्ता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? यह प्रकृति के प्रथम पोषण प्राप्तकर्ता माने जाते हैं। जैसे बकरी हुआ, गाय हुआ, हिरण हुआ, मेढक हुआ इत्यादि, यह किस में आते हैं? तो यह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना,
तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वे जीव जो अपने भोजन के रूप में केवल मांस का प्रयोग करते हैं, वे द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में आते हैं। सॉरी, वे जीव जो केवल मांस का प्रयोग करते हैं वह द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जैसे शेर हुआ, लोमड़ी हुआ, बाघ हुआ और से जानवर है, वह किस में आते हैं? तो यह द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो सिर्फ मांस का प्रयोग करते हैं यह द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता वे जीव होते हैं, यहाँ पे जीव होते हैं जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही विशेषताएं पाई जाती हैं। जो कि तृतीयक उपभोक्ता में क्या होता है? ऐसा जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाता है, जैसे मनुष्य हुआ, ठीक। यह क्या होता है? सर्वाहारी, जो कि तृतीयक उपभोक्ता में आता है। मोर, सांप, कुत्ता यह सब कुछ खाता है, तो क्या ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अब इसके आगे चलते हैं। अपघटक। अपघटक के बारे में पढ़ते हैं। अपघटक के बारे में पढ़ते हैं। अपघटक प्रकृति में सूक्ष्म जीव आते हैं जो अपघटन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीव आते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? कवक होता है, शैवाल होता है, वनस्पति जगत के जीव जंतु जगत के जितने भी क्या करते हैं उसको, जीव जंतु या जगत को कुछ भी होते हैं उसको क्या करते हैं? कवक और शैवाल उसको सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। यह हमारे कवक, शैवाल यह अपघटक कहलाते हैं। आप लोग इसको याद रखिए, या तो अपमार्जक कहलाते हैं, ठीक। देखिए इसको पढ़ते हैं एक एक लाइन में। अपघटक को अपमार्जक भी कहा जाता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, अपघटक को अपमार्जक भी कहा जाता है। अपघटक कौन कौन होते हैं? कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, ठीक ना। कवक और शैवाल यह जो होते हैं, कवक और शैवाल यह अपघटक अपमार्जक भी यही होते हैं, जो कि किसी भी जीव जंतु को मिट्टी में मिला देते हैं उस, ठीक ना। और अपमार्जक में और कौन सा आते हैं? गिद्ध आता है, चील आता है, बाज आता है, कुत्ते, ये सभी क्या आते हैं? अपमार्जक में आते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। और यह कवक और शैवाल यह सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अपघटक में मूल रूप से कवक और शैवाल आते हैं। अपघटक में मूल रूप से कवक और शैवाल आते हैं, जिसको आप लोग याद रखिए। अपघटक में क्या आते हैं? मूल रूप से कवक और शैवाल आते हैं अपघटक में, ठीक ना। ये अपने शरीर की रासायनिक अभिक्रिया से मृत वनस्पति जगत और जंतु जगत को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। किससे करते हैं? अपने शरीर के रासायनिक अभिक्रिया से जीव जंतु जो होते हैं, कवक और शैवाल, वह वनस्पति जगत और जीव जंतु जगत को सड़ा गलाकर नष्ट कर देते हैं। किससे करते हैं? अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से करते हैं, जो कि कवक और शैवाल होते हैं, ठीक। इनको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक। कवक और शैवाल को हम अपने खुली आंखों से, सामान्य आंख से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी लेंस का प्रयोग करते हैं, मतलब जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। और आगे चलते हैं। इन्हें पोषण का चक्रणदाता भी कहा जाता है। देखिए, जो यह किसे कहा जाता है? तो यह अपघटक को क्या कहा जाता है? तो उस चक्रणदाता भी कहा जाता है पोषण का। और इन्हें मृतपोषी या अपरदभोजी भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहता है? मृतपोषी या अपरदभोजी भी कहा जाता है, अपरदभोजी भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अजैविक घटक क्या होते हैं? अब अजैविक, जैविक हम लोग अब तक पढ़ रहे थे, अब अजैविक घटक है। अजैविक घटक को पढ़ देते हैं। देखिए, अजैविक घटक तीन कारक होते हैं। ये तीन कारक होते हैं, जिसमें भौतिक कारक होता है, अकार्बनिक कारक होता है, कार्बनिक कारक होता है। तो यह अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक। इसमें हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। भौतिक कारक क्या होता है? देखिए, भौतिक कारक क्या होता है? इसमें वृद्धि और सीमित दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है? भौतिक कारक में वृद्धि करने की क्षमता, वे सीमित करने की क्षमता पाई जाती है। वह पारितंत्र के भौतिक कारक कहलाते हैं। वे जीव जंतु जो होते हैं जिसमें वृद्धि और सीमित करने की क्षमता पाई जाती है,
वह भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में पारितंत्र के भौतिक कारक वे होते हैं जिसके अधिकता या कमी से जीव की संख्या सीमित हो जाती है। भौतिक कारक वे होते हैं जिसके अधिकता या कमी से जीव जंतु की संख्या सीमित हो जाती है और इनके संतुलित रूप या मात्रा से जीव के संख्या में वृद्धि होने लगती है। इसमें क्या करते हैं, जीव के संख्या में वृद्धि होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें, तापमान, प्रकाश, ऊर्जा, आर्द्रता, यह क्या होते हैं, तो यह हमारे भौतिक कारक होते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। अजैविक कारक में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, इससे पूछ सकता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अकार्बनिक कारक क्या होता है, पारितंत्र के वे कारक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है वे पारितंत्र के अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। जो अकार्बनिक कारक होते हैं जिसमें पारितंत्र के कारक जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है वे पारितंत्र के अकार्बनिक कारक कहलाते हैं। जैसे जल होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है, यह अकार्बनिक तत्व होते हैं, कारक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार्बनिक कारक पढ़ लेते हैं। पारितंत्र के वे कारक जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है कार्बनिक कारक कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस, यूरिया, एसिटिलिक अम्ल इत्यादि बहुत से होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये सब किस में आते हैं, कार्बनिक में आते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। मीथेन भी होता है, यह कार्बनिक होता है। तो यह सब आते हैं कार्बनिक कारक, ठीक ना। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और यह जो पारितंत्र का हम लोग का पूरा टॉपिक था, यह पारितंत्र तंत्र का, इकोसिस्टम का, यह पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।